आज हम लोग देख रहे हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसे कुछ चीजें देखते हैं इसके अंदर। ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन भी हमारे जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे थी, वो बताती है कि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। कैसे बताती है, जरा इन आप सारे डेटास को देखना। सबसे पहले लिखा है बर्थ रेट और डेथ रेट। यहाँ लिखा है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब ये कहता है, हजार लोगों का जो जब बर्थ होता था, हजार लोगों का, उसमें से नियरली 48 लोग मर जाया करते थे। मतलब 48 लोग ही जिंदा रहते थे। बर्थ रेट में तो बर्थ बताता है कि 48 लोगों की बर्थ रेट थी। और डेथ रेट कितनी थी, डेथ रेट बताता है कि हर 1000 में से 40 लोग मर जाते हैं। ठीक है। 40 पर थाउजेंड की इनकी डेथ रेट थी। और ये बताता है हाई बर्थ रेट, बी आर मतलब बर्थ रेट और हाई डी आर मतलब डेथ रेट, सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। ये बताता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्थ रेट होगी और डेथ रेट होगी, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे पॉवर्टी होगी। ठीक है। देखो, पॉवर्टी और इसको समझने के लिए, अगर लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, डेथ भी ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पास पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, मतलब हम लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। आई बात समझ में? फिर दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी एज 1 ईयर से कम की होती है, उसे इन्फेंट कहा जाता है। तो ये कहता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आगे लिखा डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर वॉज वेरी हाई। ये बता रहा है जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डेथ रेट भी ज्यादा थी, यानी 1 साल से छोटे बच्चे। ये बता रहा है, क्या डेटा बता रहा है जरा देखना। इट वॉज अबाउट 218 पर थाउजेंड। मतलब 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, उसमें से 2 से 18 बच्चों की तो डेथ हो जाती है, 1 साल से छोटे बच्चे। और आज वाइल एट प्रेजेंट इट इज 34 पर थाउजेंड, यानी आज के टाइम में अगर आज की हम लोग बात करें, तो 1000 में से 34 बच्चे मरते हैं। तो ये बताता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये बताता है कि जितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी बहुत ज़्यादा हाई थी, ये बताता है कि हमारे पास कितनी पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से हम बहुत गरीब हुआ करते थे। फिर थर्ड पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि हम कितने वर्ष जिएंगे। तो बोलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन वाज एज लो एज 32 ईयर्स। पहले वाले समय में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारी 32 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब 32 साल तक के लोग जिया करते थे। व्हाइल प्रेजेंटली इट हैज 68 ईयर्स। आज की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो 68 ईयर्स पर पर्सन है। मतलब एक एक बंदा 68 साल एवरेजन जीता है, ऐसा ये मानते हैं। आप ये मत सोचना कि एग्जैक्ट यही होता है बच्चा। कोई लोग तो 70 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, किसी की 30-40 में डेथ हो जाती है। ये एवरेज काउंट करते हैं उसका। तो ये बताता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये जब पहले वाले टाइम में 32 ईयर्स का ही एक्सपेक्टेंसी था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो बताता है कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, वो पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से था। और उस समय पे लोग इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं थे, और हमारे पास इतने ज्यादा कोई संसाधन भी नहीं हुआ करते थे, जिससे कि हम लोग हमारी लाइफ को बढ़ा पाए। आज तो हमारे पास प्रोटीन है, हम सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है। आज अगर कोरोना किसी को होता है, तो आपको पता है वेंटिलेटर्स पर उसको जिंदा रखा जाता है, उसको सांस नहीं आती तो उसको वेंटिलेटर से सांस दी जाती है। तो पहले हमारे पास ऐसे कोई मीन्स ही नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हुए अभी इसके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है, आप ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ लेना। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, उसका बिल्कुल शॉर्ट में इसने समरी बना रखा है। ठीक है, ये आपको घर पे पढ़ना है। लिटरेसी रेट, फोर्थ पॉइंट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। तो बोलता है लिटरेसी रेट रेफर्स टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, यानी ऐसे लोग जो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वॉज नियरली 16%, यानी 100 लोगों में से 16 लोग ही पढ़े हुए हुआ करते थे पहले वाले टाइम में। रिफ्लेक्टेड सोशल बैकवर्डनेस, जो ये बताता है कि हम सोसाइटी के तौर पे, मतलब सोशली हम कितना बैकवर्ड थे। एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये बताता है हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी। और इन 16% लोगों में से भी फीमेल का लिटरेसी रेट केवल 7% था, जो सबसे बुरा था। मतलब केवल 16% में से भी 7% ही महिलाएं थी। समझो, दिस इंडिकेटेड जेंडर बायस इन द सोसाइटी। मतलब हार्डली कुछ दो, एक या दो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, उसमें से लेडीज। ठीक है। और ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जेंडर बायस सिस्टम भी चलता था, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात, बोलते हैं कि भाई आप अलग अलग डिफरेंस करते थे। मेल अलग, फीमेल अलग, मेल को ज्यादा तवज्जो दिया करते थे, फीमेल को कम दिया करते थे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। मतलब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हमने कुछ पॉइंट्स देखे। ठीक है, जो बताता है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। अब हम लोग आते हैं
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं ये डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आया, कैसे कैसे बदलाव आया, कब कब आया। तो इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स जो मिलेंगे ना, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। बता रहा हूँ क्या चीज़ है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाई द ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? ठीक है, इससे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1921 में सीन क्या था। पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर बात करें कि डेमोग्राफिक कितना चेंजेस आया हमारी इकोनॉमी में, तो 1921 को इसका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। 1921 हमारे पूरे मतलब पिछले 10-20 सालों को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे? ये बोलता है प्रायर टू 1921, 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट नहीं थी हमारी। 1921 से पहले पॉपुलेशन कभी बढ़ती थी किसी साल में और किसी साल में कम होती थी। आपको पता है हर 10 साल में सेंसस होता है ना, हर 10 साल में जनगणना होती है। अभी नेक्स्ट सेंसस हमारा 2021 में होना है। तो बोलता है 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कंसिस्टेंट नहीं थी, यानी कि पॉपुलेशन का जो साइज था वो फ्लक्चुएट होता रहता था। इंक्रीज इन वन सेंसस, एक सेंसस में कभी बढ़ जाती और दूसरे सेंसस में फिर गिर जाती थी। तो इस तरीके का हमारा 1921 से पहले सीन चल रहा था। बोलता है आफ्टर 1921 के बाद पॉपुलेशन इंडिया की केवल कंसिस्टेंटली बढ़ ही रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये आपको समझना है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई हमारे पास, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा थोड़ा सा अच्छा हुआ। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें। अच्छा, और चीजें आगे, 10 सेंसस ऑफ 19, अब ये कुछ डेटा बता रहा है आपको, इसको थोड़ा आप अपने पास नोट करते जाना कॉपी में। एक छोटा सा टेबल बना देना, उस टेबल में आप कॉलम बनाना, 1 2 3 कॉलम बनाना। ठीक है, इस तरीके से कॉलम, ये 1 2 और 3 कॉलम बनाना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखना ईयर, आप पूरा लिखना ईयर। यहाँ लिखना आपकी पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है ना, लोगों की पॉपुलेशन, और यहाँ लिखना कितना परसेंट उसका चेंज हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई पॉपुलेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आप इस टेबल में यहाँ लिख रहे हैं कौन सी ईयर की बात बता रहा है, 1901 बता रहा है कि आपको 0.4% से आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। कैसे बता रहा है? बोल रहा है 1891 में तो 23.87 करोड़ की पॉपुलेशन थी और 1901 में 23.83 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, मतलब 0.04 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, ऐसा बता रहा है। तो आपको ईयर वाले कॉलम में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है आपको ईयर वाले कॉलम में पहले 1891, 19 हाँ 1891, ये 1891, इसमें लिखना पॉपुलेशन का साइज कितना था 23.87, और यहाँ फिर लिखना 1901, और वहां पे आपको पॉपुलेशन वाले में इसका पॉपुलेशन लिखना 23.83, और इंक्लाइन और डिक्लाइन वाले में 0.04 और डिक्लाइन वाला साइन लगा देना है। मतलब शॉर्ट में आपको एक समरी बनाना है इसका, ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ से 4 5 6 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको ऐसे टेबल में हाईलाइट करना है। तो कर सकते हो आप हाईलाइट ऐसे। ठीक है, तो करते जाना मेरे साथ साथ। तो पहली चीज समझ आ गई आपको, 1891 में 23.87 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जो कि 1901 में कम हो गई 0.04 करोड़ से और 23.83 करोड़ की पॉपुलेशन रही। फिर इसके बाद 1911 में, यानी 1911 में हमारा जो पॉपुलेशन था वो 1.30 करोड़ से राइज हुआ। ये बता रहा है कि 23.83 करोड़ तो थी 1901 में और 25.21 करोड़ हो गई 1911 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1.38 करोड़ की पॉपुलेशन राइज हुई। फिर अगेन 1921 की सेंसस बताती है कि हमारा पॉपुलेशन 0.07 करोड़ से गिरा। कैसे? 25.21 करोड़ थी 1911 में, अब वो 25.14 ही रह गई 1929 में। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.07 डिक्लाइन हुई हमारी पॉपुलेशन। तो ये तीनों मैंने अंडरलाइन नहीं किए बिकॉज इन तीनों को आप छोटा सा टेबल बना करके है ना लर्न रख सकते हो, वैसे इतना लर्न रखने की जरूरत भी नहीं है। फिर आगे बता रहा है ये देखना, फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन, यानी 1921 के बाद हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कभी गिरी ही नहीं। इट शो कंसिस्टेंट राइज, ये हमेशा आपको बताती गई कि हम बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। उसी टेबल में आगे आपको और लिखना है कि 1931 में जो हमारी पॉपुलेशन थी
है ना। द सेंसस 1931 रिकॉर्डेड अ राइज ऑफ 2.76 करोड़। ये बता रहा है 2 करोड़ 76 लाख करोड़ की हमारी जो 2.76 करोड़, आप ये मान लो 2 करोड़ 76 लाख पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई उस टाइम पे। 1941 में 3.96 करोड़ इंक्रीज हुई, 1951 में 4.24 करोड़ इंक्रीज हुई। यानी इसके बाद से हमारी पॉपुलेशन इस इंक्रीज ही होने लगी इतने इतने नंबर से, ठीक है। तो इसीलिए इसको 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, बिकॉज इससे पहले पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होती थी, कभी ज्यादा कभी कम, और 1921 के बाद कॉन्स्टेंटली हमारी पॉपुलेशन बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है, आज तक बढ़ी जा रही है, ठीक है। आगे, अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है वो लगता जाएगा। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लोग रहेंगे, उनके लिए मकान बनेंगे, पेड़ कटेंगे, जम मतलब रोड्स बनेगी, इसे मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उनके लिए पानी पहुंचाया जाएगा, लाइट्स पहुंचाई जाएगी। तो सरकार का इंडिपेंडेंस से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए सरकार के ऊपर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है। It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of the existing population। existing population के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे कहते हैं अपन मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप कहोगे कि सर लोग फिर टैक्सेस भी तो देते हैं गवर्नमेंट को, तो हाँ बच्चा, टैक्सेस देते हैं, मानते हैं हम लोग इस बात को, लेकिन वही पैसा फिर खर्च भी होता है उन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो ये मेंटेन करने का खर्चा एक बार देना पड़ता है। हो सकता है काफी सारे लोग उसमें से पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, 3 लाख से कम सालाना इनकम हो, तो वो लोग तो कुछ टैक्स नहीं देते, लेकिन उनके लिए सरकार फिर भी उनको पानी अवेलेबल करवाती है, लाइट्स अवेलेबल करवाती है, राशन अवेलेबल करवाती है कम रेट पे, रोड्स बनी हुई है तो उसको वो लोग यूज कर रहे हैं, उसका कोई गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 9th पॉइंट है हमारा, when the maintenance investment is high, growth oriented investment remain low। अब अगर सरकार का मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, यानी सरकार को पॉपुलेशन को मेंटेन करने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो इससे ग्रोथ के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए वो कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे लाएगी कहाँ से इतना, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है 10th point, high maintenance and low growth oriented investment on the eve of independence is another feature of Indian economic pointing towards the backwardness and stagnation। ये जो बताता है कि हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस तो हाई था और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कम था, ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कितनी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी, ठीक है। 10 पॉइंट आ गए समझ में। इसका ये वाला बॉक्स आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, 2 पॉइंट्स को मिक्स करके इसने लिखा हुआ है। आगे 11th, however the underlying fact is that till 1951। अब ये जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वाली बात है ना, ये 1951 तक तो बिल्कुल ऐसी ही रही। आगे बताता है द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग, यानी बोलता है 1951 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी वो इतनी अलार्मिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, ठीक थी। इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट, यानी कह रहा है कि ये ठीक ठाक रेंज में चल रही थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री थी 1951 तक, नहीं, ऐसा नहीं था। इसके बाद 1951 के बाद इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स दैट राइज इन द पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर। 1951 के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई वो एक एक्सप्लोसिव नेचर की थी, मतलब एक धमाके जैसी थी कि हमेशा बढ़ी जा रही थी। एंड द कंट्री स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस चैलेंज इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और कंट्री को तब से 1951 से लेकर के ये एक सीरियस जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ रहा है कि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन काफी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और आपको पता होगा कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं उस पूरे वर्ल्ड में, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे रहती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला। 2 दिन का चैप्टर और बचा है ये। एक टॉपिक ये बचा है, एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बचा है, इसके बाद एक और टॉपिक बचा है। बस छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के सिर्फ टॉपिक में इतना सा ही। ये 4 पॉइंट्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल के जो हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड थी ये बताते हैं, और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 12 पॉइंट। यहाँ तक अब आपको नहीं आया हो तो अब आप पूछ सकते हैं।